सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। तो लेट्स स्टार्ट। सो द कंपनी बिकेम्स द दीवान। सो दीवान में क्या होता है? दीवान मीन्स कि अगर आपको दीवान मिल गया है तो आपके ट्रेड के अंदर आप कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं कर सकते हो, और वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस हिसाब से अपने ट्रेड के अंदर गुड्स को बेचना है, हाई प्राइस में कि लो प्राइस में। सो ऑन 12 अगस्त 1765 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको बंगाल का दीवान मिला था। मतलब कि वो जो अपनी ट्रेड है वो अपनी ट्रेड के अंदर कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे और वो अपनी मर्ज़ी से चाहे हाई प्राइसेस में बेच सकते हैं अपने गुड्स को, चाहे लो प्राइसेस में। सो आगे उन्होंने हमें ये बताया है कि एक रोबर्ट क्लाइव भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मेंबर है। उसने क्या किया, उसने रिसीव की थी बंगाल की दीवान एक मुग़ल एम्प्रेस से, और एक पेंटिंग है जिसके अंदर आपको ये सारा कुछ पता लगेगा। उस पेंटिंग के अंदर कई इंग्लिशमैन भी हैं एंड सब मुग़ल एम्प्रस भी हैं, और ये रोबर्ट क्लाइव उसके अंदर दिखाया गया है कि वो किस तरह से दीवान ले रहा है एक मुग़ल एम्प्रस से। सो दिस पेंटिंग इज़ नॉट क्लियर बट इट इज़ मच क्लियर दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर एक रोबर्ट क्लाइव है, ये है रोबर्ट क्लाइव, एंड ही वॉज रिसीविंग द दीवान फ्रॉम द मुग़ल एम्प्रर। एंड ये क्लाइव ने ही रिकॉर्ड किया एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए। ये पेंटिंग जो है वो क्लाइव ने, मतलब रोबर्ट क्लाइव ने ही पेंटिंग को बनाया है या फिर रिकॉर्ड किया है एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शेफ पेनिशनल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी बंगाल की, क्योंकि उसको दीवान मिल गया था। तो जो बंगाल थी वो उनके कंट्रोल में थी, तो वो जो मर्जी कर सकते थे। अभी वो दीवान बन चुके हैं, सो अभी उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी खुद का एक रेवेन्यू रिसोर्स ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। सो व्हाट इज़ रेवेन्यू मीन्स? सो रेवेन्यू मीन्स कि जब भी कोई पीजेंट से टैक्स लिया जाता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, जो फार्मर्स से टैक्स लिया जाता है वो सीधे जो है वो कंट्रोलर के, मतलब जैसे अभी तो वो दीवान बन गया तो सारा जो रेवेन्यू है वो उनके पास जाएगा, तो उनको तो प्रॉफिट ही होने वाला है। सेकंड वन इज़ वो ऐसी क्रॉप्स को यील्ड करना चाहते थे जिसके थ्रू उनको उनकी कंपनी को फ़ायदा हो। वो कुछ ऐसी क्रॉप्स को यील्ड करना चाहते थे जिनके थ्रू उनकी कंपनी को फ़ायदा हो और उनको प्रॉफिट हो। सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ, सो अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके पास रेवेन्यू आने लग गए थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था। सो वो इंडिया से सिल्क एंड कॉटन ख़रीदने लग गए। वैसे तो वो ब्रिटेन उनको पैसे भेजता था, वो उनके थ्रू खरीदते थे, बट अभी उनके पास खुद ही इतना पैसा आ चुका है कि वो इंडिया से खुद ही सिल्क और कॉटन ख़रीदने लग गए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था बंगाल से, बिकॉज वो दीवान बन गए थे बंगाल के। सो जो कंपनी है वो क्या करती थी, वो आर्टिसंस से बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में गुड्स को ख़रीदती थी। उनको फोर्स किया जाता था कि वो लो प्राइस में उनको बेचें, एंड वो क्या करते थे, लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेस में उसको सेल करते थे। मतलब वो गुड्स को बाय करते थे बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस में और उसको सेल करते थे बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में। और उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स के लिए, मतलब फार्मर्स के लिए इतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया कि पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स उस रेवेन्यू को दे ही नहीं पाते थे। उनका बहुत ही ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू हाई हो चुका था। So then, in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. Means एक ऐसा हंकाल मचा कि 10 मिलियन पीपल जो है वो मर चुके थे। अब आप देखिए, जो बंगाल है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अगर वो लोगों से इतने सारे रेवेन्यू मांगेगी और वो उतने हाई प्राइस में गुड्स को बेचेगी तो लोग जो हैं वो तो मरेंगे ही ना। अगर लोगों से आप रेवेन्यू लोगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, और अगर आप लोगों को इतने हाई प्राइस में गुड्स बेचोगे
आपके पास अगर पैसे ही नहीं है तो आपसे गुड्स कैसे खरीदेंगे। सो लेट्स सी सम फोटोज़ ऑफ दिस। में आपको दिखाया जाएगा कि इतने सारे लोग जो हैं वो मरे हुए हैं। सो दिस इज़ द फोटो फ्रॉम विच आपको पता लगेगा कि हाँ वहाँ पे कितना ज़्यादा जो है वो हंकाल मचा हुआ था। एंड 1/3 इतनी ज़्यादा जो थी अमाउंट में जो लोग थे वो मर चुके थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, ना कोई खाने का कोई चीज़ थी, ना उनके पास कोई रिसोर्स था। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसी थी, वो किस तरह से उसने रूल करना स्टार्ट किया था। ये ना हम सारा कुछ अभी डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं, तो हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे अभी आगे वाले पेज में। सो तब तक हम एक मेन चीज़ देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो फार्मर्स हैं और जो आर्टिसंस हैं, मतलब जो सामान स्मूथ बनाते हैं और बेचते हैं, वो जो हैं वो एक हट से आए हैं, मतलब कि रूरल एरिया से आए हैं, और वो जो है अपना सामान बेचते हैं और कुछ ख़रीदते हैं। वो जो मार्केट थी जिसके अंदर वो अपना सामान बेचते और ख़रीदते थे, वो मार्केट पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं थे कि वो सामान ख़रीदें और बेचें। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। मतलब वो जो दीवान, मतलब जो कंपनी थी वो इतनी ख़ास कंट्रोल नहीं कर रही थी अपनी टेरिटरी, मतलब बंगाल के ऊपर। उनको एग्रीकल्चर को और ही ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था। तो पढ़ते हैं आगे कि उन्होंने क्या बताया है इसके अंदर। तो अभी आप मान लीजिए कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ये ड्यूटी मिली हो कि आपको कंट्रोल करना है कि टेरिटरी को, तो ऑब्वियसली वो अपनी टेरिटरी को इम्प्रूव करने की कोशिश तो करेगा ना, उसको अच्छे बनाने की, हर एक चीज़ को अच्छे बनाने की कोशिश तो करेगा। पर ये वाली कंपनी नेवर। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको सिर्फ यही था कि इसको हर एक बात में प्रॉफिट मिलता रहे। देन चलो उन्होंने कुछ स्टार्ट किया करना अपनी टेरिटरी को देखते हुए कि क्या क्या चल रहा है। सो उस हिसाब से उन्होंने एक 1793 में कंपनी ने क्या किया, एक परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट की। लेट्स स्टार्ट। सेटलमेंट सिस्टम। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था, इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज डन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब? इन द ईयर 1793। अब जिन्हें आप ये इमेज में देख रहे हैं ना, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये गवर्नर जनरल थे हमारे फ्रॉम ईयर 1786 टिल 1793। अब इन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला जिसे कहा जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ बंगाल और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो अब इस सिस्टम में था क्या, देखिए आपको एक नॉर्मल वे में समझाते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो लोकल राजाज और ताल्लुकदार थे उस एरिया के, जहां जैसे कि बंगाल के, तो अब उन्हें जाना जाता था किस नाम से? अब उन्हें कहते थे जमींदार। तो जो जमींदार थे उनको ये कहा गया कि आज से ये जो भी लैंड है ना, सबकी ओनरशिप जो है वो जमींदार को हैंड ओवर कर दी जाएगी। यानी जितने भी, हम कह सकते हैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, फार्मर्स या कल्टीवेटर्स जो थे, जिनका पहले लैंड था फार्मर्स का, अब वो ओनर नहीं थे। अब ओनर कौन थे उनकी जगह के? जमींदार। तो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में इन्होंने ये तरीका अपनाया कि जो फार्मर है वो क्या करेंगे कि अपना कुछ ड्यूटी या टैक्स जो है वो किसे पे करेंगे? जमींदार को। और जमींदार ये सारा किसे पे करेंगे? ब्रिटिशर्स को। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है ना, वो ये है कि वो परमानेंट सिस्टम था। दिस मीन्स कि एक अमाउंट था जिसे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था? फिक्स। ब्रिटिशर्स ने कहा, चलो हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसे एग्जाम्पल जिससे आपको चीजें इजीली समझ आ जाए। सपोज कर लीजिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप क्या करेंगे, हर फार्मर से ना 100 रुपीज कलेक्ट करके हमें देंगे। ठीक है, अभी ये आपको समझना है कि हम एक सपोज कर रहे हैं अमाउंट यहाँ पे कि 100 रुपीज जो है वो हर फार्मर से जमींदार कलेक्ट करेगा और किन्हें देगा? ब्रिटिशर्स को। अब और ये फिक्स रहेगा आने वाले बहुत सारे सालों तक। यानी अगर इनकेस इनकम बढ़ भी जाती है ना फार्मर्स की, तब भी उन्हें 100 रुपीज ही देने पड़ेंगे। सो उनका ये मानना था ब्रिटिशर्स का कि अगर हम ऐसे एक अमाउंट फिक्स कर देंगे तो जो फार्मर्स हैं, अगर उन्हें किसी तरह की एक्स्ट्रा इनकम होती है, लेट्स से कि उन्हें 200 की इनकम हो गई या 300 की इनकम होगी,
तो जो बाकी का बचा पैसा है ना, ये 100 रुपीज देने के बाद जो बाकी का अमाउंट बचता है, वो फार्मर्स के लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट होगा। उससे वो क्या कर पाएंगे, वो अपने जो एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, वहां पे और ज्यादा बेटरमेंट कर पाएंगे। तो ये चीज किसने सोची थी, ब्रिटिशर्स ने। बट नाउ द क्वेश्चन राइज दैट डिड इट गो एज पर द प्लान। वेल, यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम अराइज हो गई। So the problem was that soon it was discovered that the zamindars were not investing in the improvement of land. मतलब ऐसा था कि रेंट जो था ना वो इतना हाई था, द रेंट वॉज टू हाई, कि जो जमींदार थे वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे थे। एंड जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर इंप्रूव करने के लिए, तो इन रिटर्न क्या किया गया, वेल ब्रिटिशर्स ने क्या किया, द जमींदारीज वर ऑक्शन्ड बाय द कंपनी। यानी जैसे सपोज कर लीजिए कि एक जमींदार है एंड एज ही वाज नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेंट भी नहीं ढंग से पे कर पा रहा था, तो उसे जमींदारी छीनकर किसी और को नीलाम कर दी जाती थी। एंड बाद में कंपनी को ये भी लगा कि दो द इनकम वाज इंक्रीजिंग बट द कंपनी वाज गेटिंग अ फिक्स्ड रेवेन्यू। अब देखिए यहाँ क्या था, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि उन्होंने रेंट फिक्स कर दिया था, है ना। यानी एक बार फिर से अमाउंट सपोज करते हैं कि आप हमें कितना देंगे, 100 रुपीज ही देंगे, उन्होंने तो फिक्स कर दिया। पर कंपनी ये मान रही थी कि अगर फर्स्ट ईयर में सपोज कीजिए उन्होंने 100 रुपीज अर्न किए हैं, यानी कि जो जमींदार है, तो सेकेंड ईयर में उन्होंने कुछ और इंक्रीज अमाउंट अर्न किया होगा, जैसे कि 200, एंड थर्ड ईयर में थोड़ा और बेटर हो गया होगा अमाउंट, यानी 300 हो गया होगा। तो उन्हें ये लगता था कि जो जमींदार हैं उनकी तो इनकम बढ़ रही है, लेकिन कंपनी की इनकम जो है वहीं की वहीं रह गई है। तो उन्हें ये लगने लगा कि जो कंपनी है उसे एक तरह से क्या हो रहा है, लॉस है, तो लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो ये एक सिचुएशन थी। दूसरा ये था कि जमींदार जो थे ना, दे वर नॉट कीन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ऐसा ये इसलिए हुआ कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें लगता था कि एक्स्ट्रा मनी जो एक जमींदार अर्न कर रहा है ना, तो उसे वो किस चीज के लिए यूज करेगा, टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, सो दैट उसे नेक्स्ट ईयर में और ज्यादा इनकम हो। बट द रियलिटी वॉज व्हाट, कि एक तो रेंट वॉज टू हाई, सेकेंड थिंग वॉज दिस कि जो जमींदार थे ना, दे थॉट कि जब वो बस नॉर्मल आइडल बैठे हैं, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि वो अपना जस्ट बैठा है, ही इज नॉट वर्किंग। काम कौन कर रहे हैं, पीजेंट्स। तो सारी मेहनत तो पीजेंट्स को करनी पड़ रही है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, वो सिर्फ रेंट कलेक्ट करता है पीजेंट से और बाद में से कुछ फिक्स अमाउंट पे कर देता है ब्रिटिशर्स को, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उससे बस बचता है वो उसी की पॉकेट में जा रहा है। तो जब उसे बिना कुछ काम किए इनकम हो रही है, तो जो जमींदार थे ना, इन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के बारे में ज्यादा कुछ सोचा ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे एक चीज और देखने को मिली, वो ये थी कि जो पीजेंट्स थे उनकी लाइफ बहुत ही मिसरेबल हो गई। मिसरेबल कैसे, देखिए जो लैंड की ओनरशिप थी वो पीजेंट के पास तो थी नहीं, वो किसके पास थी, वो थे जमींदार के पास। तो उन्हें लगता था कि एक तो उन्हें रेंट जो है वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, प्लस जो लैंड की ओनरशिप है, यानी जैसे कि जो मालिकाना हक है, वो भी उनके पास नहीं है, वो किसके पास है, वो तो जमींदार के पास है। तो उन्हें लगता था कि जो पूरा सिस्टम है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम का, ये बहुत ही ऑप्रेसिव है, और इस वजह से जो पीजेंट थे उनकी लाइफ बहुत ही मिसरेबल हो गई, उन्हें बहुत ही बुरी स्थिति में जीना पड़ रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब इतनी ज्यादा समस्याएं हो गई, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब उन्हें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें एक नया सिस्टम डिवाइस करना चाहिए। तो वो नया सिस्टम क्या था, उसके बारे में भी जान लेते हैं। सो अगली वीडियो के लिए आप वेट करना, अगली वीडियो में हम आगे का पार्ट करेंगे। टिल बाय बाय।